और चलिए बढ़ते हैं आगे। हाथरस हादसे के बाद बाबा के काली साम्राज्य का खुलासा। कथित बाबा नारायण साकार हरि के कई जगह आश्रम हैं। नोएडा, कासगंज, एटा समेत कई जिलों में आश्रम है। नोएडा में बिना नक्शा पास के आश्रम बना हुआ है। नोएडा में आश्रम को सील करने की भी प्रशासन की तैयारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दी, हाथरस हादसे के बाद बाबा के काले साम्राज्य का खुलासा हुआ है। करोड़ों की संपत्ति बना रखी थी। कथित बाबा नारायण साकार हरि के कई जगहों पर आश्रम है। नोएडा, कासगंज, एटा समेत कई जिलों में बाबा के आश्रम चल रहे हैं। नोएडा में बिना नक्शा पास कराए आश्रम बनाया गया था और नोएडा में आश्रम को सील करने की भी प्रशासन की तैयारी है। यानी कि अब बाबा के ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। तो हाथरस हादसे के बाद बाबा की काली साम्राज्य का खुलासा हुआ है। करोड़ों अरबों की संपत्ति बाबा ने बना रखी है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह का हादसा हुआ हाथरस में, उसके बाद से बाबा के काले साम्राज्य का खुलासा हो रहा है। किस तरह से पूरा साम्राज्य बना रखा था बाबा ने। कई जगहों पर आश्रम तो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं। नोएडा में जो आश्रम है उसे सील करने की प्रशासन की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए, बाबा पुलिस में था और पुलिस में होने के दौरान कितनी तनख्वाह वहां पर मिली होगी, कितना पैसा इकट्ठा किया गया होगा, जो इतनी संपत्ति बाबा के द्वारा बनाई गई है। अलग अलग जिलों में बाबा की संपत्ति है। नोएडा की बात की जाए तो नया गांव सेक्टर 87 के पास ये लगता है और यहाँ पर बाबा का एक आश्रम है। इस आश्रम की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आश्रम है, यही आश्रम बनाया गया था। 2020 से लेकर 2022 तक इसका निर्माण कराया गया। बेसमेंट बनाया गया है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक मंजिल का फ्लोर है और तकरीबन 3 बीघा जमीन ये बताई जा रही है जिसमें इस आश्रम को बनाया गया। और यहाँ पर इस आश्रम के बगल में एक संगत लगाने के लिए टीन सेट बनाया गया। इस टीन सेट के अंदर जहाँ बाबा विराजमान होंगे उसको लेकर एक जगह बनाई गई है और नीचे की तरफ तमाम जो भक्त हैं उनको बैठाने के लिए जगह बनाई गई है। हर एक शनिवार और रविवार को जो भी लोग यहाँ इस आश्रम की देखरेख करते हैं वो भजन कीर्तन यहाँ पर करते हैं। इस तरीके की जानकारी आसपास के लोगों द्वारा दी गई और तकरीबन 35 दिन के आसपास 2023 में बाबा यहाँ पर रहे थे। जिस दौरान बाबा यहाँ रहे उस दौरान तमाम जो दिल्ली एनसीआर सहित तमाम जो भक्त थे वो यहाँ पहुंचा करते थे। और जो गेट में आपको दिखा रहा हूँ, इसी गेट पर अगर बाबा के दर्शन नहीं हुए तो इसी गेट पर माथा टेक कर वो लोग यहाँ से जाया करते थे और बाबा को किसी तरीके की समस्या ना हो, क्योंकि ये डूब इलाके का क्षेत्र है। ऐसे में किसी तरीके का निर्माण यहाँ प्रतिबंध है, तो बाबा को दिक्कत ना हो उसके लिए जनरेटर भी यहाँ पर बाकायदा लगाया गया है। क्योंकि सुख सुविधा, किसी तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें बाबा को कमी ना रहे, तो एक जनरेटर लगाया गया है। इस आश्रम का जो निर्माण है बताया जा रहा है दिल्ली कोंडली निवासी एक व्यक्ति द्वारा कराया गया था। और जब आश्रम बनाया गया तो यहाँ मजदूर नहीं लगाए गए, बल्कि जो बाबा के सत्संग से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर आकर मजदूरी किया करते थे और तकरीबन 1.5 साल तक के वक्त तक निःशुल्क मजदूरी की गई। केवल एक ऐसा मजदूर था जो मिस्त्री था चिनाई करने वाला, उसको यहाँ पर सैलरी दी जाती थी। बाद में वो भी भक्त बन गया है। फिलहाल इस आश्रम की जानकारी होने के बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची और यहाँ पहुंचने के बाद जानकारी मिली कि ये 90 नंबर खसरा है नया गांव का और दिल्ली कोंडली निवासी एक व्यक्ति का था। उसके द्वारा इस आश्रम को बनाकर बाबा को दिया गया। बाबा के नाम इस जमीन को किया गया। जमीन कब नाम हुई उसको लेकर जो जांच है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। नोएडा प्राधिकरण की टीम 2 बार यहाँ पहुंच चुकी है और आज भी जिला प्रशासन की टीम, लेखपाल सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस जांच करने के बाद शुरुआती जांच में ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इस आश्रम को अवैध रूप से यानी कि प्रशासन की तरफ से आश्रम को सील करने के लिए फिलहाल तैयारी की जा रही है। अभिषेक भी हमारे साथ कासगंज से जुड़ गए हैं और मैनपुरी से श्याम तिवारी। अभिषेक, आपके पास आएंगे, चूंकि कासगंज बाबा का पैतृक गांव बताया जा रहा है और जो साम्राज्य की शुरुआत हुई वो कासगंज से ही शुरू हुई। 25 से ज्यादा आश्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। आलीशान आश्रम बने हुए हैं, आलीशान काफिला चलता है, अपनी खुद की आर्मी है। लेकिन जब यह हादसा हुआ उसके बाद से बाबा फरार हैं। देखिए, मैं बता दूं, कासगंज जिला जरूर है और कासगंज से 50 किलोमीटर ये पटियाली तहसील है। पटियाली रेलवे स्टेशन से आप 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो बादल नगर गांव आएगा। बादल नगर में अंदर 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये आश्रम दिखाई देगा जो श्री नारायण हरि ट्रस्ट, श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट। आप देख सकते हैं ये आश्रम जो है 8 एकड़ में फैला हुआ है पूरी तरीके से। और इस आश्रम में ये मुख्य आश्रम है जो आपके पीछे मैं दिखा रहा हूं। यहाँ के बाद
बाद सामने जहां मोर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मैं विजय से कहूंगा लगातार वो पैन करके दिखाते रहें कि वहां ऊपर जो है वहां भंडारा चलता है और उस भंडारे में नियमित रूप से रसोई चलती है जो सेवादार बनाते हैं। राजपाल जी हैं हमारे साथ, जो मुख्य इनके सेवादार हैं, यहाँ सबसे वरिष्ठ हैं। 99 जब बाबा ने सूरजपाल से बाबा का सफर शुरू करा था, तब से ही ये जुड़े हुए हैं। राजपाल सिंह यादव हैं इनका नाम, हाथरस के रहने वाले हैं। पूरी तरीके से इन्होंने अपने को आश्रम के पर समर्पित कर दिया। ये बता सकते हैं राजपाल जी, कितने एकड़ में ये फैला हुआ है आश्रम? ऐसा है कि ये यहाँ इनकी मतलब जिन्हें ये आप सब भोले बाबा जी के नाम से प्रचारित कर रहे हैं मीडिया वाले जी, और ये मीडिया वालों से भी मेरा अनुरोध है कि किसी को अगर कोई बात से करनी है या सुननी है तो अपने अपने यहाँ पे वो लगा लें। क्या लगा ले? अपने कैमरे लगा लें। तो लगे ही रहे हैं 3 दिन से राजपाल जी, आप भी देख रहे हो। तो कैमरे तो लगे हैं, सब आपको भी दिखा रहे हैं, आप भी टीवी पे छाए हुए हो। और ये पूरे आश्रम कितने एकड़ में है? ये जो है अपनी जो इनकी संपत्ति है 40 बीघा जमीन है। 40 बीघा जमीन? 40 बीघा में 18 बीघा में ये आश्रम बना हुआ है और 22 बीघा में हम खेती करते हैं। तो यहाँ जो आश्रम है इसमें क्या क्या बना हुआ है? इसमें ये हमारा इधर बराबर में बड़ा है। ये हॉल है? ये हॉल है। ये किस लिए है? प्रवचन? अभिषेक, नहीं, आश्रम के अंदर जाने की क्या अनुमति अभी है? अगर अनुमति अंदर जाने की हो तो अंदर जाकर भी वहां का नजारा दिखाइए। और किस तरह की पूजा होती थी, पूजा पद्धति क्या थी, वो उसको लेकर भी आप सवाल पूछिए। देखिए, आश्रम इस समय बंद है और मैं आश्रम दिखा चुका हूं पहले अंदर से। अंदर जाने की कोई ऐसी नहीं है कि पाबंदी है, किसी को ये लोग मना नहीं कर रहे हैं अंदर जाने से, लेकिन इस समय बंद है आश्रम। इस समय बंद है। हाँ, इस समय बंद है। इस समय बंद है। जब खुलेगा तो वो भी मैंने सारे शॉट्स अंदर के भेजे हैं और अंदर से मैंने पूरा दिखाया कि आश्रम में अंदर क्या क्या है। तो ऐसी किसी मीडिया कर्मी से ना तो कोई ऐसा है कि संपर्क ना स्थापित कर रहा हूं, सबसे ये व्यवहार कर रहे हैं अच्छा। और सभी को इन्होंने अंदर ले जाके पूरे आश्रम दिखा दिया है। एक बार सबको ये मीडिया कर्मियों को अंदर ले गए थे और आश्रम पूरी तरीके से दिखाया। आश्रम के अंदर ऐसी कोई गतिविधि हमें जब गए अंदर कोई नहीं दिखाई दी। महिला सेवादार इस समय कोई तैनात नहीं है। महिला सेवादार सिर्फ प्रवचन के टाइम आती हैं, समागम के समय। जहां भी प्रोग्राम होता है, सत्य का साथ होता है, वहां ही जो भी बहन बेटी हैं और भाई हैं जो वर्दी में सेवादार नियुक्त की होते हैं वहां पे, वो उसी समय जाते हैं। बाकी अपने घर चले जाते हैं। जी, घर चले जाते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा 2 दिन से आप देख रहे हैं रसोई में भी कोई बहन बेटी नहीं रखी जाती। वो पुरुष ही बना रहे हैं जो उसमें अंदर जाने का किसी को आदेश है? आदेश नहीं है जो हमने देखा है अभी तक। हमारी रसोई में भी किसी बहन बेटी को जाने का आदेश नहीं है। यहाँ अभी तक कोई महिला हमें नहीं दिखाई दी। 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। कायदे कानून है और उसी के हिसाब से जो सेवादार हैं वो चलते हैं। आएंगे अभिषेक आपके पास। हमारे साथ श्याम तिवारी भी मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में भी आलीशान आश्रम बना हुआ है बाबा का। फिलहाल आश्रम में अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां मैनपुरी के लोग बाबा के बारे में क्या कह रहे हैं और हाथरस हादसे को लेकर अब मैनपुरी के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी के बिछुआ में ये आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम 15 बीघा जमीन पर बना हुआ है। बताया जाता है कि बाबा का दरबार लगता था क्षेत्र में। वहां पर आने वाले एक शख्स को बेटा काफी समय से नहीं हो रहा था। उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने बाबा को जमीन दान में दी और बाद में एक ट्रस्ट बना करके इस आश्रम का निर्माण कराया गया। ये सामने आप आश्रम देख रहे हैं। आश्रम की दीवारें हैं वो काफी ऊंची ऊंची हैं और बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। 2 गेट यहाँ पर है जो अंदर जाने के लिए हैं। दोनों ही गेट गोल्डन कलर के हैं। आपको बता दें कि इस आश्रम के आसपास बाबा ने अपना साम्राज्य विकसित किया है और तमाम जमीन आप देख रहे हैं वो बाबा की बताई जाती है। सामने एक पुराना स्कूल है। इस स्कूल पर भी बाबा का ही कब्जा है और यहाँ पर बाबा के तमाम सेवादार जो दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और सेवा का काम करते हैं। सामने एक टीला दिखाना चाहेंगे। एक टीला बनाया गया है। ये जो टीला है यहाँ पर बैठ करके बाबा सत्य का साथ, उनका एक प्रवचन होता है वो यहाँ पर करते हैं और जब वो सत्य का साथ करते हैं तो यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन आसपास में जिस तरीके के गाँव हैं, गाँव में बाबा के लोग जरूर मौजूद हैं, सेवादार हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण ऐसे हैं जो यहाँ आश्रम होने के बावजूद भी आते जाते नहीं हैं। उन्हें बाबा से कोई सरोकार नहीं है, ना वो बाबा के बारे में जानना चाहते, वो अपने काम में मशगूल रहते हैं। लेकिन
लेकिन तमाम जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती हैं। और जब सत्य का साथ चल रहा होता है तो ये पूरी जो सड़क है पार्किंग की जगह नहीं मिलती, बगल में जीटी रोड है, जीटी रोड पर तमाम गाड़ियां खड़ी होती हैं और उसके बाद यहाँ पर लोग आते हैं। जहाँ तक बाबा की बात की जाए तो बाबा के बारे में भी कहा जा रहा था कि हादसे के दिन जब सत्संग खत्म हुआ तो उसके बाद वो यहीं पर आए थे, 3 बजे यहाँ आश्रम के अंदर दाखिल हुए थे और उसके बाद बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ना तो उनके वकील कुछ बता पा रहे हैं, ना उनके जो सेवादार हैं वो कुछ कह रहे हैं। सेवादार मुंह नहीं खोल रहे। तमाम लोग अभी भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको यहाँ पर प्लांट किया जा रहा है। तमाम लोग आते हैं जो बाबा की बातें बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन में क्या चमत्कार कर दिया, किस तरीके से वो बाबा से जुड़े और तमाम दूसरे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, बाबा किस तरीके से उनके जीवन को सुधार रहे हैं। ये लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आते हैं बाबा के दरबार में नतमस्तक होते हैं। उनसे बात की जाए तो वो पूरी बात को बताते हैं। कल ऐसे ही 3 शख्स यहाँ पर आए, एक राजस्थान की महिला आई, एक प्रयागराज की महिला आई। प्रयागराज से आई महिला ने तो दावा किया कि उसकी मौत हो गई थी और बाबा ने भगवान से लड़ करके उसको जीवित कर दिया। तो इस तरीके की आस्था लोगों में है। इसी दौरान एक महिला और मिली जो बाबा के जो सत्संग होता है उसमें सेना में शामिल रहती है, वो पानी पिलाने का काम करती है, उसकी बाकायदा ड्रेस रहती है ब्लू। तो उसने भी बताया कि तमाम चमत्कार उसने बाबा के देखे। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा के पक्ष में बात ना करने पर वो झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाते हैं। इन भक्तों से जब बात की जाती है, अगर किसी ने कह दिया नारायण साकार हरि बाबा, तो ये लोग चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं उनको बाबा मत कहिए, वो परमात्मा है, उनको परमात्मा कहिए, प्रभु कहिए। तो यहाँ तक की आस्था है लोगों की, वो उनको प्रभु मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है, जिनको लोग परमेश्वर मानते हैं उनके ही दरबार को सुनने के लिए लोग गए थे, उनकी बातों को सुनने के लिए गए थे, उनके सत्य के साथ में गए थे, वहां पर वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज चौथा दिन है, बाबा लापता है। कहाँ है ये बात नहीं कहा जा सकता कि बाबा की ही गलती थी उस पूरे मामले में, बाबा की वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन क्योंकि बाबा के दरबार में गए थे, तमाम लोगों की आस्था है और लंबे समय से आस्था है, और इस आस्था की वजह से ही बाबा आज जहां पर भी है, जिस मुकाम पर है, वहां पर पहुंचा हुआ है। तो ये ठीक है, शाम आएंगे आपके पास। अमित, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि अब प्रशासन की तरफ से नोएडा वाले आश्रम को सील करने की तैयारी है। तो ऐसे में क्या आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई हलचल है? जो सेवादार हैं, जो भक्त हैं, वो अभी भी आश्रम में है, आना जाना वैसे ही नॉर्मल डेज की तरह ही है? देखिए, इस आश्रम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना हर हफ्ते की अगर बात करें तो शनिवार और रविवार को कीर्तन और भजन किया जाता है। जिस जगह भजन कीर्तन किया जाता है उस जगह की मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जगह है, ये टीन सेट है और यहाँ पर एक पूरी तरीके से बाकायदा सेट बनाया गया है जहाँ बाबा बैठे हैं या उनके जो भी अन्य शिष्य हैं, मंडली से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। और आसपास के जितने लोग हैं जो सत्संग में नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर हर एक शनिवार और रविवार को पहुंचते हैं। लेकिन जिस वक्त भगदड़ मचने की खबर आई और लोगों के मौत होने की खबर आई, उसके बाद से इस आश्रम की देखरेख करने वाला व्यक्ति जो दिल्ली के कोंडली निवासी बताया जा रहा है, वो यहाँ से पूरी तरीके से फरार है। पिछले 3 दिन से यहाँ पर नहीं पहुंचा है। आसपास के लोगों से भी हमारी बात हुई थी और यहाँ पर इस आश्रम के निर्माण को लेकर तमाम तरीके के जो सवाल उठ रहे थे उसकी जांच अब काफी तेज हो गई है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की बात करें या जिलाधिकारी की बात करें, दोनों ही तरफ से जांच कराई जा रही है और इस निर्माण को किस तरीके से कराया गया, क्योंकि एक तस्वीर में और अपने दर्शकों को दिखाऊं, अब देखेंगे इधर तालाब है, तालाब की जमीन भी हो सकती है, इस तरीके का अंदेशा कहीं ना कहीं प्रशासन को है। और क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में पिछले दिनों एनजीटी ने यह आदेश दिया था कि जितने पुराने तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि जो वाटर लेवल है वो नीचे ना जाए और तमाम तरीके के जो पोल्यूशन से जुड़ी चीजें हैं उन पर नकेल कसी जा सके। लिहाजा इस तालाब की जमीन पर यह कब्जा किया गया है, ऐसा भी अंदेशा जिला प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों को है। इस पूरे अगर इलाके की बात करें तो इससे कुछ ही दूर पर हिंडन है, हिंडन का डूब इलाका कहा जाता है। डूब इलाके में कोई भी निर्माण करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। ऐसे में तमाम नियमों को ताक पर रखकर इस आश्रम को बनाया गया। प्रथम दृष्टया जो शुरुआती जांच हुई है, 2 बार यहाँ प्राधिकरण के जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि डूब इलाके में इस निर्माण आश्रम को आने वाले टाइम में सील किया जा सकता है। आएंगे आपके पास अमित, चूंकि उवैस अली भी हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं। उवैस का रुख करते हैं। उवैस, अगर एटा की बात करें तो फिलहाल वहां पर आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है हाथरस हादसे को लेकर और बाबा को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ तस्वीरें यहां से दिखा देते हैं, क्योंकि जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है
मैं फिलहाल वहां पर मौजूद जहां बाबा के प्रवचन चल रहे थे और ठीक ये वही जगह है, आपके मंच नजर आ रहा होगा जो फिलहाल उखाड़ा जा रहा है क्योंकि प्रवचन के बाद जो टेंट हाउस का जिसका काम था वो तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन अब वो अपना सामान समेटता हुआ नजर आ रहा है। इस जगह से बाबा अपना प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करने के बाद जब बाबा यहाँ से निकले तो भगदड़ मची थी, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर ऐसी दिखवा देता हूँ जो अपना आप पर रोंगटा खड़ी करेगी। साफ तौर पर आप ये देखिए, जो बाबा खासतौर से बीमारियों का इलाज करते हैं, यहाँ पर बीमारी के लिए दवाई की डब्बी पड़ी है, साथ में महिला का सिंदूर पड़ा है, वहीं होठों के मुस्कुराहट के लिए लगाने वाली श्रृंगार की लिपस्टिक आपको पड़ी हुई नजर आ रही होगी। तमाम दवाइयाँ के यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बिखरा पड़ा है सारा सामान। किसी महिला के पर्स पड़े हैं तो किसी की चप्पलें पड़ी हैं। मासूम बच्चों के हैट यहाँ पर पड़े हैं जो धूप में यहाँ पर आए होंगे और बाबा के प्रवचन को सुन रहे होंगे। आधे से ज्यादा संख्या यहाँ पर ऐसी है, अगर आपको दिखाई जाए तो तमाम आपको शादी के कार्ड यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। लोग यहाँ पर बाबा को शादी का निमंत्रण देने के लिए आए होंगे, बाबा से उपदेश लेने के लिए आए होंगे। तमाम जो यहाँ कथित बाबा हैं उनसे जो शादी के निमंत्रण है उन पर अपनी खुशियां मांगने आए होंगे, लेकिन आधे से ज्यादा जिंदगी यानी कि 123 परिवारों पर मौत की मोहर लग गई। किसी महिलाओं का सुहाग छिन गया तो किसी का चश्मो चिराग वीरान हो गया। तमाम ये चीजें अपने आप में खुद बयां कर रही हैं। ये वही पंडाल है जहां से बाबा ने प्रवचन करना शुरू किया था। 80,000 लोग इस प्रवचन में आने के लिए जब प्रशासन ने अनुमति दी थी, लेकिन इसकी संख्या बढ़ गई और लगभग 2.5 लाख लोग यहाँ पर इसी पंडाल में इकट्ठा हुए। और जो आपको ठीक सामने जहां पर वो गाड़ी खड़ी हुई आपको नजर आ रही होगी, ये वही रास्ता है जहां से बाबा का काफिला निकला था। बाबा की गाड़ी निकली थी और ये रास्ता टूटा हुआ है। मात्र 2 दिन पहले ये पूरी सड़क बनाई गई थी ताकि बाबा की जो गाड़ी है वो इसी रास्ते से आ सके और इसी रास्ते से वापस जा सके। इस पूरे पंडाल में आपको एक ही गेट नजर आ रहा होगा। सबसे बड़ी खामी प्रशासन की ये है कि इसी गेट से इनका रास्ता हुआ, यानी कि अंदर आने का हुआ और इसी से ही जो श्रद्धालु बाबा को सुनने के लिए आए थे उनको बाहर जाने का रास्ता है। सामने ठीक आपको हाईवे नजर आ रहा होगा। तब तमाम हाईवे पर जो लाइनें थी, लंबी लंबी कतारें थी जहां पर श्रद्धालु खड़े थे और बाबा के चरणों की जो धूल है उसको अपने माथे पे लगाने के लिए यहाँ पर उनको कुचल दिया गया। जो नीचे गिरता गया उसके ऊपर एक से ऊपर एक चढ़ता गया और फिर वो वहीं पर कुचलता जाता रहा और फिर लगातार मौत का तांडव शुरू हुआ और 123 लोगों की जिसमें जान चली गई। ठीक है उवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक और श्याम आपका भी बहुत बहुत